नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। वाराणसी की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, विकास ही नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काशी ने खींची नई लकीर। उत्तर प्रदेश के बलिया में की जनसभा। कहा, ना तो जाति के नाम पर दिया विकास योजनाओं का लाभ, ना ही जाति के नाम पर मांग रहा हूं वोट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के नीमच में रैली। कहा, न्याय योजना से बदलेगी गरीबों की जिंदगी। राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। अमित शाह का उत्तर कोलकाता में रोड शो आज। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे पर प्रतिबंध रहेगा जारी। गृह मंत्रालय ने 5 और साल के लिए बढ़ाई पाबंदी। कहा, लिट्टे अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। तेल खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध और चाबहार बंदरगाह समेत आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। और डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय वार्ता का दूसरा दिन। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु का बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने पर जोर। अब से कुछ ही देर बाद जारी होने वाले घोषणा पत्र में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार समेत कई मुद्दों का होगा जिक्र। और आइए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाराणसी ने विकास ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नई लकीर खींची है। वाराणसी की जनता के नाम वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि काशी मेरे रोम रोम में बसा है। वाराणसी में 19 मई को आखिरी चरण में मतदान होना है। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं बल्कि मेरे रोम रोम में बसी आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक सेवक के रूप में काशी की पवित्र भूमि पर काम करने का अवसर दिया। भाइयों और बहनों, जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है, पर मेरा जीवन काशी और काशी वासियों के कुछ काम आ सका। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षियों पर हमला करना जारी है। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने जाति पूछकर घर और शौचालय नहीं दिया, मैं वोट भी जाति के नाम पर नहीं मांग रहा हूं। मेरे दिमाग में जाति नहीं है, मेरे जहन में जाति नहीं है, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं। भाई, न देता जाति के नाम पर हो, न लेता जाति के नाम पर हो। मुझे तो मेरे देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वोट भी देश के लिए मांगता हूं। भाइयों और बहनों, ये मेरे दिल की आवाज है।
ये मेरे दिल की आवाज है जो आज मैं बलिया में आपसे कहना चाहता हूं। जयप्रकाश नारायण की जहां छाया हो उस धरती से कहना चाहता हूं, बहनों, मैं नहीं चाहता कि आपकी संतान आपकी तरह पिछड़ी हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी संतानों को विरासत में पिछड़ापन मिले। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों को विरासत में गरीबी मिले। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस दयनीय स्थिति को मुझे बदलना है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक बार फिर केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले कामकाज को देखा जाए और प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कामकाज को देखा जाए तो साफ है कि मौजूदा सरकार में सुरक्षा के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। उसमें तो मोदी जी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी थे, लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी वर्सेस हु, कौन, यह अज्ञात है। और मैं तो विपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। जनता को साफ साफ बतलाना चाहिए। यदि वह दावा कर रहे हैं कि नहीं उनकी सरकार बनेगी, तो सरकार को लीड कौन करेगा। और उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 में इस सीट पर बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। यहां की जमीनी हकीकत का जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। गोरखपुर से करीब 51 किलोमीटर दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर शहर। कुशीनगर बौद्ध धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से अहम केंद्र है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर संसदीय सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 2014 में इस सीट से बीजेपी के राजेश पांडे ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने राजेश पांडे का टिकट काटकर विजय दुबे पर भरोसा जताया है। यहाँ तो दूर दराज दूसरे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि बतावें कि कौन प्रतिद्वंदी है। जब प्रतिद्वंदी कोई रहे तो बताया जाए दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। यहाँ कोई लड़ाई में कोई है ही नहीं, सिवा एक ही है, माननीय नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा है। इससे पहले 2009 में आरपीएन सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। They have centralized the system. The factories have no control over it. There is a centralization. So the people who have got cane standing in their fields are not getting the tickets, and the people who have dropped their cane are getting tickets. And the smaller farmer is really under pressure, and that is something that really needs to be done. वहीं इस सीट से समाजवादी पार्टी ने नथुनी प्रसाद कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गठबंधन की सरकार है और इस बार ये गठबंधन की सरकार यहाँ बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की, और इसमें नथुनी कुशवाहा बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। कुशीनगर लोकसभा सीट पर 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी के लिए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, तो दूसरी ओर गठबंधन के लिए है जातीय गणित और कांग्रेस के लिए है प्रियंका गांधी की मेहनत। अब देखना होगा कि कुशीनगर के इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर कौन विजयी होता है। कुशीनगर से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चंदौली से उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि राज्य में बीजेपी के लिए एसपी बीएसपी गठबंधन चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराएगी। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने महेंद्र नाथ पांडे के साथ बातचीत की। मेरे साथ हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे। वेलकम राज्यसभा टीवी सर।
6 चरण बीत चुके हैं, 7वां चरण है। किस तरह के सियासी इक्वेशंस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं? कितना फायदेमंद होगा आपकी पार्टी के लिए 7वां चरण, जो पूर्वांचल का बेहद ही महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है? 7वां चरण में पूर्वांचल में जो सीटें हैं वो सब हम जीते थे 2014 के अंदर, और सब सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इन 7वें चरण में गठबंधन कांग्रेस को कहीं एक सीट भी मिलने वाली नहीं है। जो 6 चरण हुए उसमें किस तरह का पार्टी का परफॉर्मेंस देखते हैं आप? 6 चरण के अंदर इन लोगों ने गठबंधन किया जाति के आंकड़ों से, और जनता ने गठबंधन कर लिया है मोदी के व्यक्तित्व, मोदी के काम, हिंदुस्तान की बढ़ोतरी से, और इस नाते जनता का वो गठबंधन कारगर रहा। आज गठबंधन थक चुका है, हाँफ रहा है, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आह्वान है 73+ का, वो पूरी तरह सफल हो रहा है। चरणबद्ध चुनाव में हम सफलता दर सफलता पाए हैं। सर, आप चंदौली से प्रत्याशी भी हैं, किस तरह की चुनौती देखते हैं आप गठबंधन से? मेरे सामने जो गठबंधन है वो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि एक तो मोदी जी की छाया में मुझे आशीर्वाद है। यहाँ मेरा खुद का काम जनता के हर दिल दिमाग में बैठा हुआ, मेरे किए गए विकास कार्य, और जनता मेरे से उम्मीद जोड़े हुए है कि ये आदमी दोबारा आएगा तो चंदौली के 5 विधानसभाओं को, उनके गांव को बहुत आगे ले जाएगा। इस नाते से जनता अच्छे मतों से मुझे जिताने के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, 19 मई को यानी कि आखिरी और 7वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है, बेहद अहम ये सीटें। सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री की भी रैली बलिया में हुई, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी रैली हुई। महागठबंधन जो है सपा बसपा का और इधर बीजेपी का जोड़, चूंकि 14 सीटें जो हैं, जो 13 सीटें हैं वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। इस बार कितनी कड़ी टक्कर? जी हाँ अमृता, देखिए ये जो पूर्वांचल की सीट्स हैं उनको बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहते यही है कि जो सत्ता का रास्ता है वो पूर्वांचल से होकर ही गुजरता है। बीजेपी ने भी काफी मेहनत की है इस रीजन में, जिससे भी जो सरकारी काम है, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हम लेकर कह सकते हैं, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो या फिर जो कैंपेन डिजाइन किया गया है, काफी वो अलग है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और पूर्वांचल के लिए। जो 13 सीट्स अभी जो 19 मई में जहां पर चुनाव होने वाला है, कई बेहद सीट्स जो हैं वो बेहद अहम है, चाहे वो गोरखपुर की बात हो, चाहे वो चंदौली की बात हो, या फिर वो वाराणसी की बात हो, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरा टर्म सीक कर रहे हैं। तो हर पार्टी ने बेहद कोशिश की है कि वोटरों को अपनी ओर कर सके। वहीं अगर हम सपा बसपा गठबंधन की बात करें तो लगातार संयुक्त रैली हुई है, गोरखपुर में भी रैली हुई है, इसके अलावा भी वाराणसी में भी संयुक्त रैली होने की संभावना है, और कोशिश यही है कि वोटरों को अपनी तरफ लुभाया जाए। वहीं कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के माध्यम से काफी ग्रास रूट तक पहुंचने की कोशिश की है, ताकि जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है, जहां से कांग्रेस पहले कभी किसी जमाने में यहां पर थी, हावी थी, अब उसको दोबारा रिवाइव किया जा सके। लेकिन अब 19 मई को चुनाव होगा और जो फैसला है वो अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा। बिल्कुल, अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। 19 मई को आखिरी चरण में पूर्वांचल की इन बेहद अहम सीटों पर। शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए आपका। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा। मंदसौर के किसान पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा में 2 बजट पेश होंगे। एक नहीं होगा, 2 होंगे। पहला बजट किसानों का बजट होगा। पहला बजट, उसमें नीमच के किसानों को, मंदसौर के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। इस प्रकार का काम आपकी सरकार करने जा रही है आपके लिए। इतना पैसा आपके लिए दिया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार ने कहा है कि वे चुनाव जीतेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे भटिंडा में एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट ला चुकी हैं और दोबारा चुने जाने पर निर्वाचन क्षेत्र में अन्य बड़े प्रोजेक्ट लाएंगी।
हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की भटिंडा से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल। मैडम, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में जा रही हैं? जो मैंने 10 सालों से मैंने डेवलपमेंट का जो काम किया है, इस इलाके के हर गांव में, हर शहर के हर एक वार्ड में कम से कम 8 से 10 बारी वहां पे जाके चक्कर लगा के एक एक वार्ड को, एक एक गांव को करोड़ों में ग्रांट दी है। बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा काम, चाहे गली का, नाली का, पीने का पानी का हो, बिजली का हो, वाटर वर्क्स का हो, धर्मशाला, हर एक गांव तक लेवल पे डेवलपमेंट और फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल डेवलपमेंट। जो देखें, यहाँ पे हवाई अड्डा लेके आई हूँ, शताब्दी शुरू है, मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे लाइंस, एम्स का बड़ा अस्पताल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो सारी बड़ी छोटी चीजें, ऑलराउंड डेवलपमेंट। जो बठिंडा एक बैकवर्ड कहा जाता था, अब बठिंडा फास्ट पंजाब के नक्शे में वन ऑफ द टॉप सिटीज बनी जा रहा है। अभी एक साथी पत्रकार से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर काम के वजह से लोगों को वोट मिले तो हरसिमरत कौर कभी चुनाव नहीं हारेंगी। जी, ये तो मेरे विरोधी भी कहते हैं, तो मैं भी अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आज तक तो लोगों ने हराया नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब से वो सत्ता में आए हैं प्रदेश में तो किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सारे पंजाब में एक भी किसान नहीं जो कह सकता कि मेरा सारा कर्जा माफ किया है। कर्जे के नाम में किसी को 200, किसी को 10,000, किसी को 20,000, तो ये किसी का, किसान का एक भी नहीं जिसका कर्जा हो। तो आप लोग को उम्मीद है कि ज्यादा सीटें जीत पाएंगे पिछली बार से? पूरी 13 से 13 सीटें जीतेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है कि लोगों में कितना गुस्सा है इनके खिलाफ। भटिंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भटिंडा से चुनाव जीतने का दावा किया। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरार ने उनसे खास बातचीत की। किस तरीके से आप बादल परिवार को हरा पाएंगे चुनाव? लेकिन जिस प्रकार का जोश नजर आ रहा है, बाइकों पर आगे लेकर स्वागत किया जा रहा है, लोगों में जुनून है, मेरे को लगता है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता देख चुकी है बादल परिवार को पिछले 60 साल से, जनता देख चुकी है हरसिमरत कौर बादल को पिछले 10 साल से। लोगों को लगता है कि कोई ना कोई नया बदलाव होना चाहिए, उनके विकास होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अवश्य रूप से इस बार विजय हासिल होगी। आपने प्रकाश सिंह बादल को गीदड़बाहा से रिप्लेस कर दिया। पहले वो चुनाव लड़ते थे, अब आप वहां से जीतते हैं। आपके भटिंडा से भी अब हरसिमरत कौर बादल को रिप्लेस कर देंगे? आप किधर ले गए? मेरे को लगता है जिस तरीके के आसार बने हुए हैं, जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल घबराई हुई है, रोजाना मेरे बारे में टिप्पणी करना, रोजाना अगर कोई सवाल पूछ ले तो उनको कहना कि भाई पहले वोट डालो फिर जवाब दूंगी। जो उनकी परेशानी है, जो उनकी घबराहट है, ये बता रही है कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बक्सर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। और इसी वजह से आज आयुष्मान भारत आपके सामने है। आज गरीब से गरीब का भी अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज संभव हो पाया है। भाई और बहनों, पिछले 5 साल में जितना भाजपा एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए जब आज गरीब मोदी मोदी करता है, मोदी को आशीर्वाद देता, तो इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाई और बहनों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सोच में ही खोट है। ये 21वीं सदी के भारत को नहीं समझ सकते। ये बिहार को, देश को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। इनकी इसी कोशिश के बीच एनडीए का प्रयास घर घर को रोशन करने का है।
अभी कुछ दिन पहले ही यहां बक्सर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़े पावर प्लांट के शिलान्यास का मुझे अवसर मिला था। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। 11 सदस्यीय केंद्रीय दल चक्रवात फोनी से पीड़ित इलाकों में स्थिति का जायजा लेने के लिए ओडिशा के दौरे पर है। 3 मई को आए चक्रवात तूफान फोनी में राज्य के 14 जिले पीड़ित हुए और 64 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज ने राज्य के मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त से भुवनेश्वर में बातचीत की और चल रहे राहत कामों के बारे में जानकारी ली। 15 मई को दौरा खत्म करने के बाद ये दल राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक और बैठक करेगा। इस बीच पुरी में बैंकिंग सेवाएं बिना इंटरनेट के आंशिक रूप से शुरू हो गई हैं और वहां रेल सेवाएं पूरी तरह बहाल हो गई हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम 5 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी देने की मांग की है, क्योंकि राज्य में 3 मई को आए भीषण चक्रवात फोनी के कारण तटीय क्षेत्र में लाखों कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। अनुमान के मुताबिक राज्य के 14 जिलों में 5 लाख घरों को पूर्णतया या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पुरी जिले में हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में केंद्र की तरफ से की गई मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए लिट्टे पर लगे बैन को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लिट्टे अब सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने आज अपने समकक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत भारत और 7 अन्य देशों को ईरान से तेल आयात के लिए मिली 6 माह की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके 12 दिन बाद वो भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में जारी विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का दूसरा दिन है। बैठक के आखिरी दिन आज घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले कल भारत ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत विकासशील देशों को दी जाने वाली छूट पर कुछ विकसित देशों द्वारा उठाए जा रहे सवाल विवादित हैं और विभेद पैदा करने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने WTO के 23 विकासशील और अल्प विकसित देशों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि WTO के विवाद समाधान निकाय के सदस्यों की नियुक्ति का संकट WTO पर असर डालेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के समाप्त होने के बाद आज जारी होने वाली घोषणा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा और WTO के सुधारों के सुझाव भी दिए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में भागीदार सदस्य देशों से घोषणा की साझी सहमति पर पहुंचने की अपील की है। इस बैठक में चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मलेशिया सहित कुल 23 देश भाग ले रहे हैं। और 72वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है। 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय पवेलियन में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता दर्शाती भारतीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका मकसद वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, संवाद लेखन, प्रौद्योगिकी, फिल्म बिक्री और सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करना है। ये पवेलियन फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय को भारत और भारतीय सिनेमा के बारे में अहम जानकारी प्रदान करने के लिए एक सूचना केंद्र की तरह भी काम करेगा। इस मौके पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्वर्ण जयंती संस्करण पर एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा। और इन तमाम खबरों के साथ खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।